नमस्कार, न्यूज 8 में हाजिर हैं। आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये मामला मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। राहुल गांधी अब दिल्ली वापस भी आ चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सत्य ही मेरा भगवान है। इस मामले में बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता फौरन जानी चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरे साथ कपिल सिब्बल हैं। राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कैसे देखना है आप बताइए, मैं कैसे देखूं ऐसे कन्विक्शन को? ऐसा उदाहरण कभी आपने पहले कभी देखा है? अभी देखिए, पीछे ही हार्दिक पटेल का कन्विक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्विक्शन स्टे कर दिया। उन्होंने दिसंबर में इलेक्शन लड़ी। उधम आजम खां के बेटे का कन्विक्शन हुआ था, आजम खां साहब का कन्विक्शन हुआ था, वो स्टे नहीं हुआ, सदस्यता खत्म हो गई। तो ये तो मतलब कि ये टारगेटेड बातें होती हैं ना। आपको लगता है सदस्यता पर खतरा है राहुल गांधी? नहीं, वो तो कानून कहता है। अगर आप कन्विक्ट हो जाओ, 2 साल के लिए आपका कन्विक्शन हो जाए, तो कानून कहता है कि आपकी सीट वेकेंट हो जाती है। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने एक कम्युनिटी को डिफेम करने जो की मर्जी कोशिश कहा गया की। हो, ये तो बीजेपी, आपको मालूम है क्या क्या नहीं कहती, क्या क्या कहती है, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी वालों को, उनको मालूम है कि उन्होंने उनका क्या लक्ष्य है, किसी तरीके से विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को आक्रामक तरीके से कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के बाहर उनको जलील किया जाए। राहुल गांधी के पास आपको लगता है कानूनी तौर पर राहत के लिए कोई विकल्प है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या विकल्प है कानूनी तौर पर? और स्टे लें कन्विक्शन का। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली लौटते हुए राहुल गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। वो लगातार कहते रहे हैं कि वो सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को यह सजा 2019 में कर्नाटक में दिए गए एक भाषण के लिए मिली है। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के चुटीली मानी जाने वाली एक टिप्पणी की, लेकिन इसे जाति का मसला बनाकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया। गुरुवार उनके लिए बिल्कुल ऐतिहासिक दिन बन गया। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। अदालत ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत भी दी और 30 दिन की मोहलत भी कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के सियासत तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बयान पे बयान आने लगे। आप भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। वो खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। बार बार लालू जी कई बार, अभी से नहीं 2014 से ही कह रहे हैं, यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने। वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बची रहेगी। 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। तब अदालत ने कहा था कि न्यूनतम 2 साल की सजा पर सांसदों, विधायकों और पार्षदों की कुर्सी फौरन चली जाएगी। अब्दुल्ला आजम खान के केस की नजीर भी रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस फैसले से पैदा संकट को अपने किसी अवसर में बदल सकते हैं। बेशक उनका संघर्ष कुछ तीखा हो गया है। राहुल गांधी के पास अपनी संसद की सदस्यता बचाने के अलावा कई और चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती उससे बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि राहुल गांधी के
विरुद्ध इस मामले को एक तरफ जहां उसे कानूनी तौर पर लड़ना होगा, वहीं राजनीतिक तौर पर संसद से लेकर के सड़क तक उसे उतरना होगा और इसमें उन्हें सभी विपक्षी दलों का साथ चाहिए। हालांकि अभी तक सभी विपक्षी दल खुलकर राहुल गांधी या कांग्रेस के समर्थन में नहीं आ पाए हैं। संसद भवन से हिमांशु और राजीव रंजन के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हालांकि अब कई विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही ट्वीट किया था, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी की इस तरह के मानहानि के मामले में फंसाना ठीक नहीं है। अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से असहमति है। साथ ही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि। बीजेपी पर ऊपर लिखे ना जाने वाले कितने तरह के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा स्पीकर से कुछ देर पहले मुलाकात की। लोकसभा स्थगित होने के बाद ये मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। और इनोवेशन सेंटर की स्थापना। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान लॉन्च किया। पोस्टरों को लेकर 6 लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। 130 से ज्यादा एफआईआर हो गई थी और इसी के विरोध में आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर तंज भी कसे और कहा कि पूरी दुनिया में अगर कहीं शराब घोटाला हुआ है तो वो गुजरात में है। नवंबर में नोटबंदी की गई। पूरे देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था। लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, भाई साहब, कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर हो जाएंगी। 138 एफआईआर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इस मुलाकात के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी के इस दौरे को 2024 के चुनाव के लिए गैर कांग्रेसी मोर्चे की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुलाकात के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, गंभीर राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा सक्षम हैं। Regional parties is always strong. State they are regional, but at the national level they are national also. So they are very much competent. Central government just give the policy, but implementing authority is the state government. ईवीएम को लेकर आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में ईवीएम को लेकर लोगों में आशंका है। ईवीएम पर भ्रम खत्म होना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग से
हमें कई सवालों के जवाब चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए हमने जो सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग को उसका लिखित रूप में जवाब देना चाहिए। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़े बदलाव किया है। राजस्थान बीजेपी की कमान अब सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी संभालेंगे। उन्हें राजस्थान बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश पूनिया का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन माना जा रहा था कि वे चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर एक तरह से अचानक ये फैसला लिया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी अभी चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। वहीं सीपी जोशी ने ट्वीट कर कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के निर्देश पर जिंदगी भर काम करता रहूंगा। पंजाब पुलिस को अब तक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह 19 मार्च को हरियाणा भाग गया था। 19 मार्च को वो अपने साथी पप्पलप्रीत कौर के साथ कुरुक्षेत्र में रुका। अमृतपाल और पप्पलप्रीत दोनों ही बलजीत कौर के घर में रुके थे, जिसके बाद पुलिस ने बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। बलजीत कौर के मुताबिक अमृतपाल और पप्पलप्रीत दोनों स्कूटी से आए थे। कुरुक्षेत्र का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अमृतपाल एक छाता लिए बलजीत कौर के घर से निकल रहा है। तो कल अमृतपाल के जुगाड़ ऑटो पर भागता हुआ दिखा था और आज सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी ने इस ऑटो ड्राइवर से बात की। हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस रेडी के मालिक भी हैं, जिन्होंने उस दिन वो रेडी चलाई जिसमें अमृतपाल बैठा हुआ था। शनिवार को क्या हुआ था बताएंगे? आपको कहाँ चला रहे थे रेडी आप? जब हम अपने घर से निकले ना, तो थोड़ा गांव के बाहर वो 2 लोग रुके हुए थे और मेरे को बोले कि हमारा बाइक पंचर हो गया, तो पंचर वाली दुकान तक ले जाओ। अच्छा, बोला बाइक पंचर हो गया है जी। और मैंने देखा भी वो जो बैक साइड का टायर होता ना, वो पंचर था। वो पंचर था। तो आप पहचान पाए कि वो अमृतपाल है? नहीं सर, मैंने पहले देखा नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादा फोन नहीं यूज करता, तो बस फोन सुनता हूँ तो करता हूँ, इतना ही। तो फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करे, तो आपको पता नहीं था कि वो अमृतपाल है पिंक गुलाबी पगड़ी में? नहीं सर, मैंने ज्यादा देखा नहीं, बस बाइक देखा, मैंने ऊपर इसको लोड करना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने बोला कि लोड करो। उन्होंने क्या बोला आपको? मेरे साथ ही थे वो भी। उन्होंने बोला जब आपने रुका, उन्होंने रोका आपको? बोला भी वो हमें पंचर वाली दुकान में पंचर लगाना है। पंचर लगाना है? हाँ जी, मैंने बोला भी ठीक है जी। अच्छा, तो मैं तो मैदपुर की तरफ जा रहा था। तो ये आपके गांव के पास ही, जो आपका गांव का नाम क्या है? ये उदोवाल। तो उदोवाल के आगे मिले ये आपको? ये आपको मिले कहाँ पर? दोनों कहाँ मिले थे? गांव के बाहरी। अच्छा, उदोवाल के बाहर ही मिले जी। तो उन्होंने बोला कि पंक्चर की दुकान ले चलो जी। तो आपने बताया उन्हें कि पंक्चर की दुकान कहाँ है? मैंने बोला था भी एक गांव के पास ही है, वो भी बैक साइड जाना पड़ेगा। वो बोलते भी बैक साइड क्यों जाना, तो भी अगर आप लोग मैदपुर की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसी तरफ ले चलो।